हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं क्लास 10th का हिंदी और वो हिंदी का गद्य खंड और गद्य खंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इस चैप्टर का नाम होगा मित्रता और जिसके राइटर यानी लेखक होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड की नज़र से देखा जाए यानी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हमारा चैप्टर है मित्रता। क्योंकि इसमें हर साल इस चैप्टर से या तो इनका रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पूछता है, नहीं तो इसके जो पैसेज आते हैं जो गद्यांश आता है इसमें से जरूर न जरूर एक गद्यांश आपको चैप्टर में यानी बोर्ड जो एग्जाम होता है उसमें जरूर न जरूर इस चैप्टर से एक गद्यांश पूछता है। तो इसलिए हम सोचे कि इसको चलिए आज बताते हैं। इनके सबसे पहले हम बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और जीवन परिचय बताने के बाद से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। हाँ, एक चीज और, यदि आप चाहते हैं कि हमारा हर एक सब्जेक्ट अच्छे से अध्ययन हो, अच्छे से पढ़ाई चले, अच्छे से आप समझें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये आपको फायदा होगा कि जो भी हम चैप्टर यूट्यूब वीडियो बनाएंगे और उस पर अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। जब नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो आप उससे समझेंगे कि हाँ इस चैप्टर का ये चैप्टर डाला गया है वीडियो बना के, आप उसको आप देख सकते हैं और आप उसे अच्छा से समझ सकते हैं। और यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास में भी आके जुड़ सकते हैं। उसमें भी हर सब्जेक्ट का, चाहे बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, हर सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। तो जितनी जल्दी हो सके आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जो हमारा हिंदी गद्य का प्रथम चैप्टर है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, उस चैप्टर का नाम है मित्रता। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। देखिए, पर हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी। वो भी कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यानी एक बस्ती जिला है, आप जानते हैं देवरिया के बाद गोरखपुर वगैरह उसके बाद ही बस्ती आता है। तो वही बस्ती जिले के एक अगोना नाम का गांव हुआ था, गांव हुआ करता था। उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। वो भी कब जन्म हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को याद रखिएगा ताकि इनका जो जीवन परिचय है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं जीवन परिचय 2-3 नंबर का आता है, जिसमें से 3 नंबर का लगभग में आपका जीवन परिचय होता है और 1 नंबर का उनका कोई एक कहता है कि कृतिया कोई एक लिख दीजिए, तो उसका भी 1 नंबर लिखना होता है। तो लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। पर इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था चंद्रबली शुक्ल, जो सुपरवाइजर कानूनगन थे। यानी वो क्या थे? कानून के लिए सुपरवाइजर थे। और अब बालक रामचंद्र शुक्ल ने, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जा जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। यानी उन्होंने एक हाई स्कूल का जो परीक्षा होता है उन्होंने किस स्कूल से उत्तीर्ण की यानी पास की? तो वह स्कूल का नाम था मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल था। ठीक है। पर गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। आप वैसे जानते हैं बच्चों को गणित जो सब्जेक्ट होता है वो टफ लगता है, फिर भी इनके लिए भी गणित टफ थी। तो इसलिए कहा गया कि गणित कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा पूरी नहीं हो सकी। गणित में बहुत कमजोर थे और सब सिलेबस में हो सकता है कि वो टैलेंट होंगे, लेकिन गणित में क्या थे? कमजोर थे। और गणित में कमजोर होने के ही कारण इन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ सकी। और फिर उन्होंने क्या किया? इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला यानी इलाहाबाद में प्रवेश लिया। कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इनका दाखिला हो गया, प्रवेश एंट्री हो गया। किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय क्या हो गया? छूट गया। और जैसे अंतिम वर्ष की परीक्षा आता है यानी लास्ट ईयर का परीक्षा आया, उससे पहले उन्होंने क्या हो गया? विद्यालय को छोड़ दिया। यानी उनका विद्यालय किसी वजह से छूट गया। पर इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। अब देखिए, जब छूट गया, विद्यालय छोड़ दिए, तो क्या किया इन्होंने? मिर्जापुर के जो न्यायालय था, कोर्ट था, उसमें एक नौकरी कर ली। किंतु स्वभावनुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हुए। देखिए, न्यायालय में नौकरी करे लेकिन वो भी उनके जैसा रुचि उसमें नहीं थी और उनको मतलब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया? वो भी छोड़ दिया और मिशन उसी मिर्जापुर के मिशन स्कूल में इन्होंने क्या किया? चित्रकला जो सब्जेक्ट होता है उसके क्या बन गए? टीचर बन गए, मतलब अध्यापक बन गए। चलिए आगे देखिए क्या होता है।
करा इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी बीच स्वाध्याय से यानी खुद को अध्ययन करने से इन्होंने क्या सीख लिया? हिंदी सीख लिया, अंग्रेजी सीख लिया, संस्कृत, बांग्ला, अन्य भाषाओं को इन्होंने क्या किया? अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और करा पत्र पत्रिकाओं में लिखना भी, और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। जब सीख लिए तो पत्र पत्रिका भी लिखना इन्होंने क्या किया? स्टार्ट कर दिया। यानी जो समाचार पत्र वगैरह होते हैं वो भी लिखना स्टार्ट किया। करा बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी में एक हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें हिंदी के प्राध्यापक पद पे पर हो गए। यानी उन्होंने वहां पे हिंदी के क्या बन गए? टीचर बन गए। और करा बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद, यानी बाबू श्याम सुंदर दास जी थे, उनके अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने क्या किया? हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। यानी बाबू श्याम सुंदर दास जी थे उस समय हिंदी के क्या थे? विभाग के अध्यक्ष थे। जब उन्होंने अवकाश लिया, मतलब उनको वहां से हटा दिया गया, वो हट गए, वो तो फिर क्या किया? आचार्य रामचंद्र ने उनकी जगह ले लिया, यानी वो भी हिंदी के अध्यक्ष बन गए। पर इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 में इनकी क्या हो गई? स्वर्गवास हो गई। यानी इसी पद पर, यानी हिंदी के हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष होते थे, इस पद पर इन्होंने क्या किया? सेवा करते करते, यानी सेवा करते करते 2 फरवरी 1941 में क्या हो गया? इनकी देहांत हो गई, यानी इनका स्वर्गवास हो गया, स्वर्गलोक में चले गए। पर हिंदी निबंध को नया आयाम देकर इन्होंने ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग परिवर्तन आचार्य थे। देखिए शुक्ल जी भले मैथ में, गणित में कमजोर थे, लेकिन उन्होंने अपने दम पे जितना सीखा, हिंदी सीखा, अंग्रेजी सीखा, संस्कृत सीखे, बांग्ला सीखे, उसी के आधार पर उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया कि उनको अब भी क्या मानते हैं? आलोचक, बहुत बड़ा आलोचक, मूर्धन्य आलोचक मानते हैं लोग। श्रेष्ठ निबंधकार के श्रेणी में आते हैं, निष्पक्ष इतिहासकार के रूप में आते हैं, उनको कहा जाता है। और महान शैलीकार और युग परिवर्तन आचार्य भी माना जाता है। किनको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। पर इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। इन्होंने देखिए आलोचनाएं भी लिखी, लेकिन कैसे कैसे? सैद्धांतिक आलोचना भी और व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए बुलाया गया। अब देखिए ये इतना फेमस हो गए थे, इनको एक हिंदी शब्द सागर था जो पत्रिका थी, उनको क्या किया? उनको सहयोग करने के लिए बुलाया गया। और इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरिक प्रचारी पत्रिका का संपादन किया। और 19 साल तक एक पत्रिका थी जिसका क्या नाम था? काशी नागरिक प्रचारिणी। इसका इन्होंने, इस पत्रिका का क्या किया? संपादन किया। इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए। अब देखिए इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए, कुछ ट्रांसलेट भी कर दिए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। सबसे इनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या कौन था? आलोचना। कौन था? आलोचना। तो कह रहा कि आलोचना इनका क्या था? प्रमुख विषय था, मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। और इन्होंने अंत में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और इसी इतिहास लिखने के कारण इन्होंने इसका क्या किया? सूत्रपात मतलब आरंभ कर दिया। पर शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग परिवर्तक आलोचक भी रहे हैं। इनकी कृतियां इस प्रकार है। देखिए शुक्ल जी कह रहा है कि उनकी उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं है, उनको तो निबंधकार वैसे माना भी जाता है, बट और उनको युग परिवर्तक आलोचक भी माना जाता है, क्योंकि खुद कह रहा है कि आलोचना इनका क्या था? मुख्य और प्रिय विषय था। अब इनकी कौन कौन कृतियां, चलिए आगे देखते हैं। पर निबंध संग्रह, जिसमें चिंतामणि, भागवन और भागवत विचार विधि ये निबंध के अंतर्गत आता है। इतिहास में क्या लिखे थे? इतिहास में लिखे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर आलोचना क्या था? आलोचना अगर कोई देखी आचार्य रामचंद्र के कुछ आलोचनाएं का नाम बताइए, तो सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी इनकी क्या है? आलोचनाएं हैं। इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास। निबंध संग्रह में आएगा चिंतामणि, भाग 1 और भाग 2। फिर विचार विधि आएगा। संपादन क्या था? जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरिक प्रचारी पत्रिका, आनंद कामिनी, ये सब इनका संपादन पत्रिकाएं थी। और अन्य इसके अंतर्गत शुक्ल जी और भी कहानियां लिखे, जो 11 वर्ष का समय काव्य कीर्ति, अभिमन्यु वध इन्होंने 11 साल में ही लिख दिया। अब चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देरी न करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका चैप्टर है मित्रता। देखिए
चलिए सीधे हम चैप्टर पर हम लोग आते हैं। कहा कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तो पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। जब कोई भी युवा पुरुष क्या करता है, घर से बाहर निकलता है, बाहरी दुनिया में जब प्रवेश करता है तो सबसे उसकी समस्या, सबसे कठिनाई क्या आती है, उसको मित्र बनाना। क्योंकि वो खुद चाहता है कि अकेले उसको मन न लगे तो हम मित्र बनाए, मित्र को क्या करे, चूज करे। उसको मित्र बनाने में सबसे बड़ी कठिनाई आती है कि किसको और मित्र बनाए, कैसे बोले कि वो जल्दी से मित्र बन जाए। सबसे बड़ी क्या होती है, कठिनाइयां होती है। तो वहीं आचार्य रामचंद्र सूर्य कहता है कि सबसे पहले कोई व्यक्ति, युवा पुरुष, खासकर युवा पुरुष जब बाहरी दुनिया में प्रवेश करता है तो उसको सबसे बड़ी कठिनाइयां क्या आती है, उसको मित्र को चुनना, मित्र को बनाना। पर यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यानी आचार्य रामचंद्र क्या कहना चाहते हैं कि अगर वह व्यक्ति, यानी वह युवा पुरुष थोड़ा बोलने वाला हो, मतलब थोड़ा हंसी मजाक वगैरह उस टाइप का आदमी हो, बोलने वाला ज्यादा हो, हंसी मजाकिया वाला हो, तो क्या कह रहा है कि एकांत और निराले नहीं रहते। उनका जो स्थिति था, अगर एकांत मतलब शांति स्वभाव का वह युवा पुरुष न हो, यानी बोलने वाला ज्यादा हो, हंसी मजाक करने वाला ज्यादा हो, ठीक है, तो क्या होता है, उसकी जान पहचान बहुत ही जल्दी हो जाता है लोगों से युवा पुरुष से जल्दी से उसका जान पहचान होता है और उसके मित्र की संख्या ज्यादा हो जाती है। यानी ज्यादा से जल्दी से उनके लोग संपर्क में आ जाते हैं और मित्र धड़ाधड़ बढ़ने लगते हैं। धड़ाधड़ बढ़ने का मतलब ये बोलने वाला व्यक्ति होता है युवा पुरुष, और जब बोलने वाला होता है तो किसी से बोल के वो मित्र बना लेगा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल यही बात कहना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए। पर थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है और जल्दी ही, यानी कुछ ही दिनों में उसका क्या हो जाता है, लोगों से हेल मेल हो जाता है। यह हेल मेल बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। यानी वह हेल मेल इतना बढ़ जाता है कि वह मित्र बन जाते हैं और मित्रों के चुनाव उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। देखिए, और एक चीज भी आचार्य रामचंद्र कहता है, क्या कहता है कि मित्रों की चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। और उसकी क्या निर्भर हो जाती है, जीवन क्या निर्भर हो जाता है, यानी मित्र के चुनाव पर ही उसकी जीवन निर्भर हो जाती है कि हमारा मित्र कैसा है। ठीक है, उस पर भी उसकी क्या हो जाती है, जीवन सफलता पर निर्भर हो जाती है कि मित्र के हिसाब से। सही बात है, और ये बात रियल भी है कि मित्र अगर अच्छा हो तो हमारे कुछ दुख, बहुत ऐसा चीज होती है जो फायदेमंद होती है, और मित्र खराब निकल जाए, अच्छा न निकले तो हमारा जीवन थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है। देखिए, बता रहे क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। यानी आचार्य रामचंद्र बता रहा है कि संगति से, यानी हमारा अगर मित्र अच्छा रहेगा तो भी और खराब रहेगा तो भी उसका प्रभाव बहुत हमारे आचरण पे पड़ता है, कंडक्ट यानी आचरण पे पड़ता है। और वो भी क्या पड़ता है, बहुत बड़ा भारी गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पड़ता है, उसका गुप्त प्रभाव। अगर मान लीजिए अच्छा मित्र हो तो भी कहेंगे हाँ चलो उसका दोस्त अच्छा है तो भी अच्छा होगा। अगर वही आपका दोस्त अच्छा ना हो, थोड़ा मान लीजिए दारू वगैरह पीने वाला हो, उसके साथ में आप घूमेंगे, जो कोई गलत काम कर रहा है उसके साथ में आप घूमेंगे, तो भी कहेंगे हाँ जरूर वो भी उसमें काम करता होगा। तो किस पे प्रभाव पड़ता है, उसके आचरण पे ही प्रभाव पड़ता है। पर हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण योग्य रहता है। अब आचार्य रामचंद्र ये बात कहते हैं कि हम उस समय संसार में प्रवेश करते हैं, मित्र बनाने के लिए उस समय प्रवेश करते हैं जब हमारा जो चित्त होता है, मन होता है, वो क्या होता है, कोमल होता है। चित्त कोमल होता है और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। उनका कहने का सेंस ये है कि जब हम संसार में मित्र बनाने के लिए निकलते हैं, मित्र बनाने के लिए जब युवा हम संसार में प्रवेश करते हैं तो हमारा उस समय जो चित्त मन होता है वो कोमल होता है। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी चीज तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, साफ सुथरा होता है। यानी कोई भी चीज हम सीखेंगे तो तुरंत हमको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तुरंत हम सीख लेंगे। तो वही उनका कहने का मतलब है कि कोई भी हमारा जब चित्त कोमल रहता है तो कोई भी संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, चाहे वह खराब हो चाहे बढ़िया हो। ठीक है, आगे देखिए। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। यानी हमारे जो भाव होते हैं, संस्कार होते हैं, वो अपरिमार्जित, और हमारी जो प्रवृत्ति होती है, जो चरित्र होता है वो क्या होता है, अपरिपक्व रहती है। अपरिपक्व का मतलब हो गया पूरा पका हुआ ना। ठीक है, यानी कच्चा होता है, समझिए। ठीक है, को क्या, हमारा प्रवृत्ति, हमारा संस्कार, हमारा आचरण। यानी उस समय हम लोग कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे। यानी इनका कहने का मतलब देखिए हम समझा रहे हैं, यानी उनका कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग
बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं तो जो हमारा मन होता है, जो हमारा स्वभाव होता है, वो क्या होता है, परिपक्व मतलब अपरिपक्व रहता है, मतलब कच्ची मूर्ति के समान होता है। यानी हम लोग का जो मन होता है ना, कच्चा टाइप का होता है। यानी जो चीज हमको सिखाया जाएगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, तुरंत हम लोग को समझ में आएगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, चित्त होता है, वो कोरे कागज के समान होता है। कोरे कागज मतलब सादे की तरफ होता है, जो जैसे लिख दे वो हमारे मन में लिखा जाएगा। अगर कोई अच्छा संस्कार सिखाए तो हम अच्छा संस्कार सीखेंगे, कोई खराब संस्कार सिखाए तो हम खराब संस्कार सीखेंगे। ठीक है, उनके कहने का मतलब सेंस ये है, यानी वही बात कर रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहता है, जो जिस रूप में हम लोग को क्या करे, बना दे। जैसे मान लीजिए कुम्हार जो होते हैं, अगर घड़ा बना रहा है खूब सुंदर, घड़ा बिगड़ गया तो उसको क्या करेगा, फिर से हटा के दूसरा भी रूप दे सकता है। तो क्यों? क्योंकि वो हम लोग उस समय वो जो होता है वो मिट्टी का बर्तन कच्चा होता है, कच्ची मिट्टी। वही कवि जो हमारे लेखक है आचार्य रामचंद्र, वही बात समझाते हैं कि हम लोग क्या है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है, जो जिस रूप में चाहे उस रूप में कर सकता है, बना सकता है। पर चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, यानी उनका कहने का सेंस है, चाहे वो अच्छा हम लोग का संस्कार दे या चाहे खराब संस्कार दे, चाहे देवता का गुण भरे या चाहे राक्षस का गुण हमारे अंदर भरे, पर ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ और संकल्प के है। अब ये भी बात कर रहा है कि हम लोग साथी तो बनाएंगे, लेकिन ऐसे साथी नहीं बनाएंगे जिससे हमारा क्या हो, हमसे अधिक उनका क्या हो, दृढ़ संकल्प के हो, यानी हमसे ताकतवर हो। ताकतवर करने का मतलब ये नहीं कि वो कहे कि चलो तुमको वहां जाना है तो जाना ही है, उस टाइप का हमारी मित्रता नहीं चुनते हैं, वो हमारे लिए बुरा होगा। यानी लेखक आचार्य रामचंद्र बताते हैं, क्या बताते हैं कि उस टाइप का व्यक्ति को हमको भी नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे लिए अधिक क्या होंगे, बुरा हो सकता है, क्योंकि वो हमसे अधिक क्या होंगे, दृढ़ संकल्प होंगे। अगर वैसा होते हैं कि अपने बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए मित्र अच्छे नहीं है, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यानी अगर मान लीजिए आप उससे आपसे वो दृढ़ संकल्प का है, तो आपको तो जरूरी वो जबरदस्ती कोई काम करवा सकता है, कुछ मनवा सकता है, तो वही कहना है वो बुरा है, क्योंकि हम उनकी हर एक बात बिना विरोध के क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, तो वो भी क्या है, बुरा है। तो उस टाइप के भी व्यक्ति को हमको मित्र नहीं बनाना चाहिए। आई कहना पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारे ही बात के ऊपर रखते हैं। और ये भी बात बताते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन सबसे खराब चीज इस एक बात और है कि जो हमसे क्या है, हमारी बात को ही ऊपर रखते हैं, उनको भी मित्रता बनाना सबसे बुरा है। हमारी बात को ही क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। यानी इनका कहने का मतलब, हमसे कोई दृढ़ संकल्प का व्यक्ति होगा तो वो जबरदस्ती बात मनवा लेगा, और हमसे कमजोर व्यक्ति होगा तो उसका भी बात हमको मानना पड़ेगा। यानी हम जो कहेंगे वो भी वो मानेगा, तो भी उसका भी तो दिक्कत है। मान लीजिए हम कहेंगे हमसे कम दृढ़ संकल्प होगा, तो कहेंगे चलो हम गलत काम करने जाना है, तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि वही बात मतलब आचार्य रामचंद्र समझाते हैं कि उस व्यक्ति और भी बुरा है जो हम उसको बात जबरदस्ती मनवा ले। यानी उनके कहने का मतलब मित्रता ऐसी होनी चाहिए, न हमसे ज्यादा दृढ़ संकल्प के हो और न हमसे कम दृढ़ संकल्प के हो, हमारे ही मीडियम के हो, हमारे ही जैसे हो। ठीक है, चलिए, पर दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्राय बहुत ही कम रहता है। अब देखिए कह रहा है कि ये दोनों जो अवस्था है, उस अवस्था में सबसे बड़ी भय रहता है कि उसको पता युवा पुरुष को प्राय बहुत कम होता है। यानी जो युवा पुरुष होता है इसको पता नहीं होता कि वो हमसे कम दृढ़ संकल्प क्या है, कि हमसे ज्यादा दृढ़ संकल्प का दृढ़ संकल्प का। उस ऐसे व्यक्ति को मतलब ऐसे पुरुषों की पहचान नहीं कर पाते हैं लोग, युवा पुरुष नहीं कर पाता है, तो उसको मित्र बनाने में क्या होती है, दिक्कत होती है। चलिए आगे देखिए, करे यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता है, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम करते हैं। देखिए पर कि यदि हम विवेक से काम लें, यानी बुद्धि से काम लें, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन शुक्ल जी बताते हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, बट युवा पुरुष आजकल के विवेक से काम बहुत कम लेते हैं। तो किससे काम लेते हैं, अब वो खुद बताएंगे आचार्य रामचंद्र की, किससे काम लेते हैं, विवेक से लेते हैं कि अविवेक से लेते हैं कि कैसे लेते हैं। तो इनके कहने का सेंस ये है कि अगर विवेक से काम लिया जाए तो ऐसे भय हमको मित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आज के युवा पुरुष भय से विवेक से काम नहीं लेते हैं, पता ना किससे काम लेते हैं। आगे देखिए,
पढ़ा कि कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने के पूर्व उसके आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। यानी उनका देखिए आगे क्या कर रहा है, कहना कि कैसे इस समय के अजीब अजीब लोग हैं। ये घोड़ा खरीदते हैं तो उसको देखते हैं आगे पीछे, घोड़ा कैसा है, लूला लंगड़ा नहीं है, अच्छा से चलता है कि नहीं चलता है, दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। और वहीं एक मित्र बनाना हो, एक मित्र बनाना तो उसकी जांच परख ही नहीं होती है, तुरंत हम मित्र उसको क्या करते हैं, बना लेते हैं। ये बात कौन समझा रहा है, शुक्ल जी समझा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। उसके गुण दोष को भी हम नहीं परख करते कि वो कैसा है, अच्छा है कि नहीं, बस दो चार बात हुई हमारा मित्र बन गया। ठीक है, लेकिन वही बात बताना कि अगर घोड़ा करते हैं तो हम उसको जांच कैसे करते हैं, देखिए आगे देखिए। कराइए उनसे सब बात तो अच्छी अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही क्या होती है, यही दो चार बातें किसी को देखकर लोग चटपट अपना क्या बना लेते हैं, अपना मित्र बना लेते हैं। देखिए अब आचार्य रामचंद्र क्या कहते हैं, कहते हैं कि उनमें सब बातें हम मान लेते हैं, जो मित्र बनाते हैं जांच परख किए बिना तुरंत हम मान लेते हैं कि क्या है, वो सब बातें उसकी अच्छी होती है, अच्छी है मान लेते हैं, तुरंत मान लेते हैं बिना जांच परख किए हुए। क्या मान लेते हैं, सब बातें अच्छी मानकर और मान लेते हैं, विश्वास अपना जमा लेते हैं कि चलिए वो हमारा मित्र है। सब बातें दो चार बात करेंगे, विश्वास जम जाएगा, हमारा मित्र हो गया। अब क्या क्या देख के, हंसमुख चेहरा देखेंगे, हाँ हंसने वाला है, हंसमुख चेहरा है, थोड़ा बातचीत का ढंग है, थोड़ी चतुराई है, थोड़ा साहस है, हमारा मित्र हो गया। ठीक है, शुक्ल जी कह रहा है यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना क्या करते हैं, मित्र बना लेते हैं। बात कौन कौन, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई देखेंगे, उसको मित्र बना लेंगे। ठीक है, लेकिन आचार्य रामचंद्र कहते कि नहीं, ऐसा मित्र नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अरे कि हम लोग यही नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। अब शुक्ल जी कहते हैं कि हम लोग यही नहीं सोच पाते कि मित्रता है क्या, मैत्री है क्या, संधि है क्या। मैत्री मतलब ही होता है जोड़ना, यानी संधि। मैत्री का उद्देश्य क्या है, करा तभी जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। अगर उद्देश्य अगर समझ जाए तभी जीवन के व्यवहार में उसका क्या है, मूल्य, यानी मित्र का कुछ न कुछ मूल्य है। करा यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। यानी उनके कहने का मतलब मित्रता एक ऐसी दोस्ती, यानी मित्रता ऐसा व्यवहार है जिससे हमारा जीवन का जो व्यवहार होता है उसका मूल्य कुछ भी है। यानी यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है, मित्रता एक ऐसा यंत्र है, साधन है जिससे आत्म शिक्षा कार्य बहुत ही क्या हो जाता है, सुगम, मतलब बहुत ही आसान हो जाता है। यानी बहुत कुछ हमारे लिए फायदा हो जाता है। अगर हमको अच्छा मित्र मिल जाए हमारे जीवन में समझिए आधा कठिनाई खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा हर एक सुख मित्र को बताते हैं, वो कठिनाइयों में भी काम देता है। वही बात वो बताना चाह रहा है। ठीक है, कार्य सुगम जाता है। कार्य एक प्राचीन विद्वान का वचन है, एक प्राचीन विद्वान कोई है, उनका क्या वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। यानी वो क्या बात बोल रहे हैं कि जो विश्वास पात्र अगर मित्र मिल जाए, विश्वासी मित्र मिल जाए तो हमारे जीवन की बड़ी भारी क्या होती है, रक्षा रहती है। यानी हर एक बात पे, हर एक गलत कदम पे वो हमको सचेत करेगा। वही बात विद्वान जी बताए हैं कि विश्वास पात्र मित्र बड़ी भारी रक्षा करता है अगर वैसा मिल जाए तो। ठीक है, पर जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि क्या मिल गया, खजाना मिल गया। अगर हमको मान लीजिए विश्वास पात्र मित्र मिल जाए तो उसको क्या समझना चाहिए कि उसको खजाना मिल गया। खजाना मिलने का अर्थ क्या है, यहाँ पे खजाना मिलने का अर्थ ये है कि एक अच्छा मित्र मिल गया, उसको हर जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। जो विश्वास पात्र मित्र होते हैं वो जीवन के क्या होते हैं, एक औषधि होते हैं, जीवन के औषधि के समान होते हैं, यानी दवा के समान होते हैं। वो भी कैसा मित्र, विश्वास पात्र मित्र। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्प में हमें दृढ़ करे। और वो भी शुक्ल जी बताते हैं कि हमको अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, तो मित्र से हमें यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। उन उत्तम संकल्प, यानी कोई भी हम अच्छा संकल्प लेंगे तो हमें क्या करेंगे, सचेत करेंगे। हाँ, उत्तम संकल्प में हमें क्या करेंगे, दृढ़ करेंगे और मजबूत बनाएंगे। कोई हम संकल्प लेते हैं तो ये नहीं कि पीछे खींचेंगे, नहीं, और भी हमको क्या करेंगे, दृढ़ मजबूत करेंगे। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। अगर कोई हम गलती काम करने जाए, कोई दोष हमारे अंदर हो तो उसे हमको बचाने की कोशिश करे, चेष्टा करे, ऐसी सच्ची मित्रता होती है, उसको बोलते हैं विश्वास पात्र मित्र।
और क्या करेंगे, हमारे सत्य और पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। हमारी जो सत्य बातें होंगी, जो हमारी पवित्रता होगी, मर्यादा होगी, उसको भी वो क्या करेंगे, पुष्ट करेंगे, मतलब अच्छा करेंगे। ऐसे मित्र होना चाहिए। किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार या सबके अनुसार? उन्हीं के अनुसार नहीं, हम लोग के भी अनुसार। ऐसे मित्र जो हम गलत काम करने जाए तो तुरंत सचेत करे, वही विश्वास पात्र मित्र उसी को बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमको गलत करने से वो रोक रहा है। भले आपको बुरा लगे, लेकिन वो गलत करने से रोक रहा है, तो वही विश्वास पात्र मित्र हो गया। अगर आप गलत कर रहे हैं और मित्र उसको साथ दे रहा है, तो विश्वास पात्र मित्र नहीं है, इतना समझिए। ठीक है, देखिए आगे, देखिए आगे करे कि जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। अच्छा मित्र यानी विश्वास पात्र मित्र उसे कहेंगे जब हम कुमार्ग मतलब गलत मार्ग पे पैर रखते हैं तो हमें क्या करेंगे, सचेत करेंगे कि बबुआ ऐसा मत करो, ये गलत काम है। उसको हम बोलेंगे विश्वास पात्र मित्र। समझे कि नहीं? तुम लोग को पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं, कोई बात नहीं, एकदम आएगा। यानी हम गलत काम करें, गलत मार्ग पे पैर रखें तो हमें वो सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। हतोत्साहित का मतलब जब हम उदास होंगे, ठीक है, हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं होगा तो क्या करेंगे, मित्र उत्साहित करेगा कि भाई उसका मन दुख है, चलो उसको थोड़ा खुशी का माहौल देते हैं, खुश करते हैं। ऐसे मित्र को हम विश्वास पात्र मित्र बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, सारांश यह है, पेन पर सारांश यह है, यानी इसका मेन सारांश क्या है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। कौन? वो भी सच्चा विश्वास पात्र मित्र। कि हर एक काम मतलब बढ़िया काम जो भी हम करेंगे, यानी जीवन निर्वाह करने के हर तरह से वो क्या करेंगे, साथ देंगे। उसको हम बोलेंगे विश्वास पात्र मित्र। देखिए, पर सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध की सी निपुणता और परख होती है। जो सच्चे मित्र होते हैं उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है, क्या खूबी होती है, उनके अंदर उत्तम से उत्तम मतलब बहुत ही अच्छा से आता है। वैध की निपुणता होती है, मतलब उसके अंदर बहुत बढ़िया डॉक्टर होता है। वो एक टाइप के डॉक्टर होते हैं जो हमारी हर एक बीमारी को वो ठीक कर सकते हैं। कौन? विश्वास पात्र मित्र। अब कैसे ठीक करते हैं? कहने का सेंस ये है कि आप दुख होंगे तो उसको ऐसे, वो अच्छा मित्र होगा तो उसको जानेगा कि हमारा दोस्त दुख है तो उसको सही करने की कोशिश करेगा, खुश करने की कोशिश करेगा। तो समझिए एक वैधि ना है कि आपको दुख को सुख कर दिया। आप परेशान होंगे तो उसमें वो सहायता करेगा, वो भी एक वैधि है ना। मान लीजिए पैसे की प्रॉब्लम है, आप टेंशन में है, पैसा दिया, आपको सहयोग किया, आप खुश होगा, वो भी क्या है आपका, समझिए वो वैधि की काम किया, डॉक्टर की काम किया, सहयोग किया। तो वही कह रहा है, यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि उत्तम से उत्तम उसके अंदर क्या होनी चाहिए, वैध से निपुणता और परख होती है। देख कर वो बता सकते हैं कि हमारा मित्र इस प्रॉब्लम में है, वह होता है विश्वास पात्र मित्र। पर अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है, उनके अंदर क्या होती है, अच्छी से अच्छे माता का सा धैर्य, मतलब जिस प्रकार हमारी मम्मी लोग का धैर्य होता है उसी प्रकार उनके अंदर भी क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। ऐसे ही मित्रता हमें बनाना चाहिए, ऐसे ही मित्र को बनाना चाहिए। आचार्य रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ऐसे ही मित्रता हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। किसको? युवा पुरुष को, यानी कोई भी पुरुष को। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। जैसे ही हम छात्रावास में पहुंचते हैं, जहाँ बच्चे रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं, वही छात्रावास, यानी छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। समझिए कि हम कितना मित्र बना ले, वही हुआ धुन सवार। हृदय से उमड़ी पड़ती है। हृदय से क्या होती है, मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है, यानी जो मित्रता हमारे अंदर उस निकलते है, हृदय से निकलते है कि कितना ही मित्र हम क्या करें, बना ले। पीछे के जो उसमें बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है और न ही उतनी खिन्नता, यानी कह रहा है कि पीछे का जो स्नेह बंधन, प्रेम बंधन होता है उसमें तो ना उतना उमंग नहीं रहती, उतना चॉइस नहीं रहता है, न ही उतनी क्या होती है, खिन्नता रहती है। पर बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ, यानी जो बचपन का दोस्ती होती है, जो बचपन के मित्र होते हैं, पर उसमें जो आनंद होता है, जो हृदय के बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह अब में नहीं है, वह और कहाँ, और कहीं नहीं है। जो बचपन वाली मित्रता होती है उसकी बातें अलग है, वो सबसे अनोखा होता है। शुक्ल जी के अनुसार कहता है कैसी मधुरता और कैसी अनुरूपति होती है, उस समय कैसी मधुरता होती है, कैसी अनुरूपति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है,
हृदय में कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखती है, दिखाई पड़ता है, और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। उस समय की बात है, कितनी जल्दी बातें लगती है और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है, कैसे कैसे हम कोई बात तुरंत मानने लगता है उस समय बचपन की मित्रता में। ठीक है, सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। यानी ये भी बताने की जो सहपाठी की मित्रता होती है, जब हम साथ में पढ़ते हैं तो उस समय जो मित्र मिलते हैं, इस उक्ति से या बात से हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बालावस्था के मित्रों से कई बातों में क्या होती है, भिन्न होती है। यानी कह रहा है कि जिस प्रकार स्कूल के बालक से मित्रता में हमारा क्या होता है, दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी जो युवावस्था की मित्र होती है वो बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में क्या होती है, अलग होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाई एजुकेशन के क्षेत्र में जब हमारी वो मित्रता होती है, उस समय की मित्रता, और आजकल जब हम युवा बन जाते हैं, समाज में प्रवेश करते हैं, इस समय की मित्रता में क्या है, बहुत ज्यादा भिन्न है। उस समय कितना जल्दी कोई बात हम मान लेते हैं, मनवा लेते हैं, कितना विश्वास होता है, हंसी मजाक सब चलता रहता है। और इस समय की मित्रता की अलग ही बात है। वही कह रहे हैं कि इन दोनों की मित्रता में कितनी भिन्न होती है। आगे देखिए, यानी शुक्ल जी कहते हैं कि मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग, चलिए तो आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहा है, बता रहा कि मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग, मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र की आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए कहते हैं कि मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र की आदर्श की कल्पना मन में करते हैं। यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा आदर्श मित्र मिले, मतलब अच्छा मित्र मिले, लेकिन वो क्या करते होंगे, आदर्श की कल्पना मन में केवल कल्पना करते हैं, मतलब मन में सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि हमारा मित्र कैसा हो, आदर्श हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, बट ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। पर इस पर कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में नहीं चलता। यानी ऐसा केवल हम सोचने से हमारा जीवन नहीं चल सकता है। सोचेंगे कि हमारा मित्र ऐसा हो, ऐसा नहीं होता है। मित्र आपको बनाना पड़ेगा, वो भी कैसा, आदर्श मित्र। तो वही शुक्ल जी कहना है कि केवल हम कल्पना कर लें तो यह कोई जरूरी नहीं है कि हमारा आदर्श मित्र ही मिल जाए। कल्पना करने से मात्र कुछ नहीं होता है। आगे देखिए, आगे देखिए, कड़ा सुंदर प्रतिमा, मनमानी चाल और स्वच्छंद प्रकृति की ये दो चार ही बात देखकर मित्रता की जाती है। यानी आजकल के जमाने में क्या होता है कि कह रहा है कि सुंदर प्रतिमा, मनमानी, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये दो चार बातें ही देखकर हम क्या कर लेते हैं, मित्र बना लेते हैं। यानी दो चार बातें ही देखकर आजकल के जमाने में हम अपने मित्र को क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं, मतलब चुन लेते हैं। और वो कौन कौन सी बातें होती है, देखते हैं कि हाँ उसका प्रतिमा मतलब सुंदर हो, थोड़ा बोलने वाला अच्छा हो, उसकी चाल रहन ठीक है, यही दो चार बातें ही देखकर हम क्या करते हैं, मित्रता बना लेते हैं। आगे देखिए, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मित्र बनाएंगे ठीक है, लेकिन आजकल के जमाने में इस जीवन संग्राम में साथ देने वाले, जीवन संग्राम का मतलब इस युद्ध रूपी जीवन में मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। इस युद्ध रूपी जीवन में हमारा जो मित्र हो वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यह दो चार वो बात देकर हम जो मित्र बना रहे हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा, उसमें और अधिक क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, और अधिक बातें होनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें। यानी क्या कह रहा है कि मित्र केवल हम उसे नहीं कहते हैं जो हमारी क्या करे, गुणों की प्रशंसा करे, पर जिसमें हमें स्नेह न कर सके, जिसमें अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाए पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। मित्र सच्चे पद प्रदर्शक के समान होना चाहिए। यानी क्या कर रहे हैं कि ऐसा मित्र न हो, ऐसा मित्र न हो जो केवल उसे कहता है जिनके गुणों की हम प्रशंसा करें। ऐसा मित्र न हो कि जिसके केवल उसका जो गुण है उसकी हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, ऐसा मित्र भी नहीं होना चाहिए। केवल उसका गुण हम प्रशंसा करें कि हाँ ऐसा है हमारा मित्र, अच्छा है, बढ़िया काम करता है, पैसा कमाता है, वह ऐसा मित्र नहीं हो सकता। उसका हमें क्या करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, ताकि ऐसा करके वो स्नेह कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे
काम तो हमें निकलवाते जाए पर भीतर ही भीतर गिरता है। ऐसा भी मित्र नहीं होना चाहिए जिससे हम अपना काम क्या करें आसानी से निकलवा सके, यानी जो हमारा काम हो उसको फोन करके बुला ले, जो भी हो अपना छोटा छोटा काम निकाल जाए और उसे भीतर भीतर क्या करे, घृणा करे। ऐसा आजकल के जमाने में होता है। तो वही शुक्ल जी कहता है कि ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए जिससे हम अपना काम चला लें और जब आप भीतर भीतर उसे क्या करें, दुश्मनी करें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए, सच्चे पथ प्रदर्शक, मतलब जो हमें सच्चा राह दिखाए, रास्ता दिखाए, गलत कदम उठाए तो उसको रोके, उसी को हम क्या कहते हैं, सच्चा मित्र, यानी उसके समान होना चाहिए। देखिए आगे क्या करा करा जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपनी प्रीति पात्र बना सके। यानी जो हमारा सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, हमारा सच्चा मित्र होना चाहिए, एक मिनट, चलिए, सच्चा मित्र विश्वास कर सके, यानी भाई के क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी ऐसा मित्र होना चाहिए जो भाई के समान हो। अब भाई के समान मतलब भाई के समझ ही रहे हैं, उसी टाइप का हमारा क्या होना चाहिए, मित्र होना चाहिए जिससे हम अपने प्रीति पात्र बना सके, यानी अपना लायक बना सके, अपना उसको स्नेह दे सके। ऐसा मित्र होना चाहिए। कहा कि हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होना चाहिए। यानी शुक्र जी कहता है कि हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिसके भीतर हमारी क्या होना चाहिए, सच्ची सहानुभूति, हमेशा उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। पर ऐसा सहानुभूति से एक के हानि को लाभ को अपना दूसरा हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो। पर आगे कैसा सहानुभूति होनी चाहिए, तो ऐसा सहानुभूति होनी चाहिए। शुक्र जी कहता है कि उनके प्रति ऐसा सहानुभूति होनी चाहिए, अगर उसको एक को नुकसान हो तो दूसरा भी अपना समझे कि हमारा क्या है, नुकसान हो रहा है। यानी एक मित्र की अगर नुकसान हो रही है तो दूसरा मित्र भी समझे कि हाँ हमको नुकसान है। एक को फायदा हो रही है तो दूसरा मित्र भी समझे कि हमें फायदा हो रही है। ऐसा मित्र, उसी को बोलते हैं सहानुभूति। देखिए आगे कहा, जिसे एक लाभ दूसरा अपना लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं, यानी शुक्र जी कहते हैं कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। यानी शुक्र जी कहते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो दो मित्र हो एक ही टाइप का काम करते हो या एक ही रुचि के हो, जो वो करता हो या वो सोचता हो एक ही, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। पर इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक है या वांछनीय नहीं है। यानी ये भी जरूरी है कि उनका जो आचरण है, जो बनावट है, पहले से भगवान जिसके अंदर क्वालिटी दिए हैं, गुण दिए हैं, आचरण दिया है, कोई जरूरी नहीं होता है कि दोनों क्या हो, समान हो। पर कि दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। यानी शुक्ल जी बताना चाह रहे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही काम करते हो, एक ही टाइप के हो तभी मित्रता हो सकती है। दो अलग अलग काम करने वाले व्यक्ति हो, दोनों के प्रति अलग अलग क्या हो, गुण हो, तो भी हम उसे क्या सकते हैं कि हाँ वो भी मित्र बन सकते हैं। यानी तभी उनके बीच क्या हो सकती है, मित्रता हो सकती है। देखिए एग्जाम्पल में राम धीर और शांत प्रकृति थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। एग्जाम्पल में क्या दिया है कि राम थोड़ा शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और लक्ष्मण वही थे, क्या थे, उग्र व्यक्ति थे, थोड़ा क्रोध वाले थे, गुस्सा वाले थे, फिर भी दोनों भाइयों में कितना स्नेह था, कितना प्यार था। यानी यह एग्जाम्पल दिया गया शुक्ल जी के द्वारा। देखिए दोनों भाई कितना प्रेम करते थे आपस में, फिर भी राम शांत स्वभाव के थे और लक्ष्मण कैसे थे, उग्र टाइप के, यानी गुस्सा टाइप के, लेकिन दोनों के बीच स्नेह था कि नहीं था। वही है, इस समय के मित्र नहीं होना चाहिए, भले वो दूसरा काम करे, दूसरे टाइप का हो, उसका आचरण दूसरा हो, लेकिन दूसरा मित्र भी उसका आचरण भले दूसरा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि दोनों एक ही जैसा हो, दोनों शांति हो या दोनों गुस्से टाइप का हो तभी मित्रता हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए, तरह के उदार तथा उदार तथा उच्चासक कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता नहीं थी। उसी टाइप के एक और एग्जाम्पल दिया है कि जो कर्ण था और दुर्योधन था, दोनों बीच में भी क्या थी, मित्रता थी। वो दोनों अलग अलग टाइप के थे, यानी एक उदार व्यक्ति था, एक उच्चासक था, दोनों व्यक्ति अलग अलग स्वभाव के थे, फिर भी उनमें क्या थी, मित्रता बहुत ज्यादा थी। क्योंकि वो कहने पर वो अंग देश का राजा बना दिया कर्ण को, कौन, दुर्योधन, तो वो भी क्या थी, एक प्रकार की मित्रता थी। पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। देखिए मित्र के लिए मन मुट गया, कौन, कर्ण। आप और महाभारत देखे होंगे, उसमें कर्ण जो होता है वो दुर्योधन की मित्रता के लिए अपना प्राण दे। वो जानता रहता है कि हाँ भगवान के प्रति हम लड़ रहे हैं, हम भगवान से कभी जीत विजय नहीं प्राप्त कर सकते, फिर भी वह मित्र के लिए, मित्रता निभाने के लिए वो खुद अपने मित्र की तरफ से युद्ध लड़ा। वो जानते हुए कि हाँ मारे जाएंगे, उसे कहता है मित्रता। उनके बीच स्नेह होता है, ऐसे मित्रता होती है। और वही मित्रता देखकर दुर्योधन ने भी कर्ण को क्या बना दिया था, अंग देश का राजा बना दिया था, तो उसे कहता है मित्रता। वही एग्जाम्पल लेके शुक्ल जी ने समझाया है। देखिए
आगे देखिए आगे क्या कहते हैं। चलिए, तो उन दोनों की मित्रता खूब मिली, किसका, कौन और दुर्योधन का। पर कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, या कोई जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के स्वभाव और रुचि के लोग से मित्र। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हमें नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें ये गुण हो। देखिए, कहा कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों के बीच क्या हो, मित्रता हो सकती है। समाज में, कहा कि समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। समाज में कैसा एक दूसरे के प्रति आकर्षित, भिन्नता देखकर कि हाँ चलो भाई हमारे अंदर गुण नहीं है तो उसके अंदर वो गुण है, तो वही भिन्नता नहीं, हमारे पास नहीं है उसके पास है, यही देखकर एक दूसरे को लोग क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। कहा कि जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। यानी हम क्या चाहते हैं कि हमारे अंदर जो क्वालिटी नहीं है, जो गुण नहीं है, वो दूसरा दोस्त जो हमारा मिले उसके अंदर वो गुण हो, ताकि हम दोस्ती उसको दोस्त बना लें, उसके प्रति हमारा क्या हो, मित्रता बढ़ जाए, यानी मित्र बन जाए वो हमारा। कहा कि जिसमें वे गुण हो, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है। यानी ऐसा वो क्या करता है, खोजता है कि वैसा व्यक्ति मिल जाए। कहा कि निर्बल बलि का, अरे निर्बल जो कमजोर व्यक्ति होता है वो कैसा मित्रता ढूंढना चाहता है कि उसके साथ जो मित्र मिले थोड़ा बलवान मिले, मजबूत मिले। धीर उत्साही का, और जो धीर वाला व्यक्ति हो उसको उत्साह उत्साह टाइप के मित्र खोजता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। वही बात है, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया कि जो चंद्रगुप्त था वो क्या था कि युक्ति मतलब कोई उपाय खोजने के लिए किसका मुंह देखता था, चाणक्य का मुंह देखता था कि कोई उपाय बताए, क्योंकि दोनों में मित्रता थी, उसके कुछ आता नहीं था, किसको, चंद्रगुप्त को, तो उन्होंने किसका वो मुंह देखता था, यानी उसकी ओर देखता था कि हाँ कुछ कहे, तो किसका, चाणक्य का। चाणक्य थोड़ा जानते हैं वो बुद्धिमान टैलेंटेड थे। देखिए, कहा कि नीति विशारद अकबर मन बढ़ाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। वहीं से बीरबल और अकबर में मित्रता थी, तो क्या था, अकबर जो मन बढ़ाने के लिए होता था तो किसकी ओर देखता था, बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, ये भी क्या है, मित्रता की एग्जाम्पल। यानी शुक्ल जी का कहना यही बात चाहता है कि देखिए हम इस समाज में मित्रता कैसे बनाना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो गुण न हो वह दूसरे के प्रति गुण। जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं कि कमजोर है, तो हम सोचते हैं कि ऐसा हमारा मित्र मिले जो थोड़ा क्या हो, बलवान हो। चाहे या ऐसा भी हो कि हम सोचते हैं कि हम गरीब हैं, तो हमारा मित्र ऐसा मिले जो क्या हो, धनवान है। इसी टाइप का एग्जाम्पल दिया गया है कि बीरबल और अकबर में यही हुआ। मन बनाने के लिए अकबर जो था वो बीरबल के मुंह देखता था। वही चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच में भी हुआ। चंद्रगुप्त जो था कोई युक्ति कोई उपाय नहीं सोचता था, किसी ओर देखता था, चाणक्य ओर कि कोई उपाय बताए, तो दोनों में मित्रता थी। जानता था कि हमको नहीं आता था, हमारे मित्र को आता है, यही बात है। ठीक है, आगे देखिए, पर मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया। मित्र का क्या कर्तव्य बताया गया, क्या काम बताया गया, देखिए मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी नीच की सामर्थ से बाहर काम कर जाओ। देखिए मित्र की क्या कर्तव्य बताया कि मित्र की कर्तव्य बताया गया कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना। कोई उच्च और महान कार्य हो तो उसे मित्र इस प्रकार सहायता देगा कि मन बढ़ाना, मन बढ़ाएगा और क्या होगा, साहस दिलाएगा कि हाँ तुम ये काम करो, कर सकते हो, तुम अपनी नीच की सामर्थ से बाहर काम कर जाओ। ये भी कहता है कि हाँ जितनी तुम्हारे पास क्षमता है उससे अधिक भी बाहर का, उससे भी अधिक क्या करो, काम करो, जितना तुम्हारे पास क्षमता है उससे अधिक काम करो। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। और यह किससे पूरा होगा, जो दृढ़, जिसके अंदर विश्वास हो, दृढ़ निश्चय हो कि हम यह काम कर सकते हैं। ठीक है, वही कहा कि सत्य संकल्प का हो, उसी से यह काम पूरा होगा। इससे हमें ऐसे ही मित्र की खोज में रहना चाहिए और उसी टाइप का हमारे मित्र भी खोजना चाहिए कि जो हमारा क्या करे, आत्मविश्वास बढ़ाए, दृढ़ संकल्पी हो कि हम अगर काम करने से पीछे हटे तो क्या करे, आगे बढ़ाए, नहीं तुम ये कर सकते हो, करो, यानी साहस दिलाए और वो हमको आगे बढ़ाए, उसको सच्चा मित्र कहता है। इस प्रकार मित्र हमें क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। वही कह रहा है कि इसमें ऐसे ही मित्र की खोज में हमें क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। आगे देखिए, जिससे हमसे अधिक आत्मबल हो, और वो भी कैसा मित्र खोजे जो हमसे अधिक आत्मबल हो, उसके अंदर आत्मबल, आत्मबल मतलब उसमें साहस ज्यादा हो। ठीक है, यानी जो हम काम न कर सके, हम पीछे हटे, उसमें वह क्या करे, हमें आगे बढ़ाए। ऐसे मित्र को हमें खोजनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए। देखिए आगे कह रहा, आगे देखिए इसको क्लोज करता है।
और कि हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। और वो भी बताया कि मित्र अगर मिल जाए तो उसे हमें क्या करना चाहिए, उसका पल्ला उस तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह क्या था, सुग्रीव जी ने राम का पल्ला पकड़ा था। सुग्रीव जी जब राम से मित्रता की तो सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ लिया, यानी पीछे ही पड़ गए, यानी इतना दोस्ती हो गई उन्होंने जब तक पल्ला पकड़ा रहा जब तक उनका पूरा काम न हुआ। काम क्या हुआ, काम होने के बाद उनकी मित्रता थी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो। और बता रहा है कि मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र हो तो प्रतिष्ठित हो, जिसके अंदर इज्जत स्वभाव, जो इज्जत करता हो या उसके अंदर इज्जत रखने की क्षमता हो। ठीक है, और शुद्ध हृदय के हो। कैसा होना चाहिए, शुद्ध हृदय, मतलब उसका हृदय क्या हो, अच्छा हो। शुद्ध हृदय का मतलब सेंस ये है कि उसका हृदय अच्छा नहीं, मन शांत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मृदुल मतलब बोलने में मीठा हो, उसका बोली अच्छा हो। और पुरुषार्थी, उसके अंदर पुरुषार्थी मतलब समझिए कि नेक इंसान हो, उसी को पुरुषार्थी बोलता है। शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो। और कैसा होना चाहिए, शिष्ट और सत्यनिष्ठ मतलब हमेशा अच्छा होना चाहिए, सत्य की ओर, सत्य बात बोलना चाहिए, बोलने वाला हो, ऐसा मित्र होना चाहिए करेक्ट, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उससे किसी प्रकार का धोखा न होगा। और देखिए ये भी बता रहा है कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, जिसे सब अंदर, उसके अंदर सब गुण होने के बावजूद जिसे हमें अपने उनके ऊपर क्या करना चाहिए, भरोसा पे छोड़ देना चाहिए कि हाँ हम नहीं रहेंगे तो हमारा संभालेंगे, खुद का भाई की तरह, मतलब उसको मित्र बनाए। और यह विश्वास कर सके उसे किसी प्रकार का धोखा न हो, और इतना विश्वास करे उसके अंदर, उसके प्रति इतना विश्वास हो, उसके भरोसे पे इतना मतलब वो भरोसा बन जाए कि हाँ उसके साथ कभी धोखा न हो, यानी हमारे साथ कभी धोखा न हो। इस प्रकार का मित्र हमें चाहिए, यानी हम उस पर इतना विश्वास रखे, ठीक है, इतना विश्वास रखे, इतना भरोसा रखे कि वह किसी प्रकार का हमें धोखा न दे, वह मित्र होता है, शुक्र जी कहता है। चलिए आगे देखिए, कह जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, यानी जो बात ऊपर कहा गया है मित्रों के संबंध में, वही जान पहचान वाले के संबंध में भी ठीक है। वही जो हम जान पहचान वाले लोग को साथ बनाते हैं, साथी बनाते हैं, वही बात सेम उनके अंदर भी होना चाहिए, वैसे ही देखकर हम जान पहचान लोग बनाते हैं। यानी ये तो मित्र की बात कह गया कि हाँ ऐसे ऐसे मित्र के गुण होना चाहिए, उसको हम मित्र बनाएंगे। फिर कह रहा कि हाँ जो ऊपर मित्र के बारे में बात कहा गया है, वही बात हम अपनी जान पहचान वालों के साथ भी देख के ही जान पहचान उसी के साथ बनाए जो उसके अंदर वो गुण हो, जिसके अंदर मित्रता के गुण है, उसी को हम अपना जान पहचान वाले बनाया। कहने का सेंस है जान पहचान के संबंध में भी ठीक है। कह कि जान पहचान के लोग ऐसे हो जिसमें हम कुछ लाभ उठा सकते हो। अब जान पहचान का लोग कह रहा है, शुक्ल जी कह रहा है, क्या कह रहा है कि जान पहचान के लोग ऐसे हो जिससे हमें कुछ फायदा हो, जिससे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता कर दे सकते हो। यानी जान पहचान के लोग ऐसे बनना चाहिए जिससे हमें कुछ लाभ हो। और कौन सा लाभ हो, और वह लाभ हो कि जो हमारे जीवन और क्या है उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सके, हमारा जो जीवन है उसको हेल्प करने में मदद करें। यानी वो जीवन कैसे बना, उत्तम और आनंदमय, मतलब खुशी से बनाया, अच्छा बनाया, वैसा हमें जान पहचान लोगों से करना चाहिए जो हमारी सहायता दे सकते हैं। आज तरह यद्यपि उतना नहीं जितने हमारे गहरे मित्र दे सकते हैं, तो हाँ जान पहचान वाले और गहरे मित्र में तो दोनों में अंतर है। गहरा मित्र बहुत ही ज्यादा देगा, जो भी अपना समय देगा या जो भी आप करेंगे, क्योंकि वो सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र के अंदर वो क्वालिटी है कि खुद को अपना ही समझेगा मित्र को, तो उतना नहीं दे सकता जितना क्या है, वही कह रहा है कि उतना नहीं जितना गहरे मित्र दे सकता है। तो जो जान पहचान का व्यक्ति होगा, जान पहचान का व्यक्ति एक हो गया और मित्रता दो, यानी दोनों में अलग होगी मित्र और जान पहचान। वही कह रहे कि जान पहचान वाला उतना नहीं दे सकता जितना एक गहरा मित्र दे सकता है, गहरा दोस्त दे सकता है, ऐसा नहीं है। कह कि मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। मनुष्य का यानी शुक्र जी क्या कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो कम है, उसे खोने के लिए समय हमारे पास नहीं है। करे कि यदि क ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी विनोद की बातचीत कर सकता है, न कोई अच्छी बात बतला सकता है, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बढ़ा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, और न ही हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। और एग्जाम्पल अब क्या लिया, एग्जाम्पल है कि यदि क ख ग, मान लीजिए हमारा क ख 3 मित्र है, ठीक है, और तीनों मित्र होते हुए कुछ नहीं कर सकते, यानी कुछ भी नहीं कर सकते, न ही कोई बुद्धिमानी, न कोई बुद्धि उनके अंदर हो, न विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न बुद्धि वाला कोई बात कर सकता है,
न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, और न ही सहानुभूति द्वारा हमें क्या कर सकते हैं, ढाढ़स बढ़ा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, और न ही हमें कर्तव्य को, हमारा क्या काम है उसको याद दिला सकते हैं। ऐसा मित्र बेकार है, ऐसा मित्र हमें नहीं चाहिए। कौन कहते हैं? शुक्र जी कहते हैं कि उससे दूर ही रहना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो हमारे आनंद में सम्मिलित में उनसे दूर रहे, हमें कर्तव्य का ध्यान नहीं दिया सकते, उनसे हम क्या रहना चाहिए, दूर ही। तो ईश्वर हमें उनसे ही क्या रखे, दूर रखे। वो मित्र नहीं है, क्योंकि जब वो कोई काम ही नहीं करेगा तो क्या मित्र, किस बात का मित्र, कोई मित्र नहीं। आगे देखिए, कह रहा है कि हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है, हमें ये नहीं दिखाना कि हमारे पास इतने मित्र है, वो है, करने वाला कोई ना हो, साथ देने वाला कोई ना हो, हमें गलत रास्ते पे चलने पे अच्छी रास्ता राह दिखाए, ऐसा कोई ना हो। तो क्या मतलब, उसको दिखावे के लिए हमें मित्रता नहीं चाहिए, शुक्ल जी कहते हैं। यानी वही जड़ मूर्ति हमें सजाना नहीं है। आगे देखिए, तो कि आजकल जान पहचान बढ़ा कोई बड़ी बात नहीं, आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी शुक्र जी कहते हैं आज इस जमाने में हमें जान पहचान बना लेना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम उससे जान पहचान नहीं बना सकते, जान पहचान बहुत लोगों से बन जाएगी, बहुत जल्दी बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। कि कोई भी युवा पुरुष, ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उनके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग जाएंगे, सैर सपाटे जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यानी कह रहा कि आजकल के जमाने में ऐसे भी कोई मित्र, कोई युवा मिलेंगे जो उनको, युवा पुरुषों को पा सकते हैं जो उनके साथ क्या देखने जाएंगे, थिएटर। यानी ऐसा मित्र मिलेंगे जो तुम थिएटर जाओगे, फिल्म सिनेमा देखने जाओगे तुम उसके साथ जाएंगे, अगर तुम नाच रंग में जाओगे तो भी जाएंगे, गैर सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन के लिए निमंत्रण दोगे तो स्वीकार करेंगे, तो वो भी तो मित्र ही है ना। लेकिन वो सच्चा मित्र नहीं सकता है, ऐसा मित्र कोई नहीं होता है। निमंत्रण स्वीकार करें, यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी नहीं होगा। अरे कि ऐसे जो अगर कुछ मिलते हैं दोस्त युवा साथी, तो कह रहा है क्या कभी, मतलब शुक्ल जी कह रहे हैं कि सोचो, यदि ऐसा जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा। यानी कहने का मतलब आजकल के मित्र तो बहुत मिलेंगे, अगर तो आप थिएटर देखने जाएंगे तो वहां से भी मिल जाएंगे, वहां भी मिल जाएंगे कि हाँ चलो हम भी चलते हैं, कहीं नाच वगैरह देखेंगे वहां भी मिल जाएंगे, आप उसको खाने के लिए बुलाओ कि चलो हम आज पार्टी देते हैं तो भी आ जाएंगे मित्र। तो कह रहा शुक्ल जी कह रहा वही बात, कैसे मित्र तो मिलेंगे, लेकिन उनसे कोई अगर हमें नुकसान भी नहीं होगा तो कोई लाभ भी नहीं होगा। उनका कहने का सेंस ये है कि उनसे कोई न हानि होगी तो कोई लाभ भी नहीं होगा, और यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। लेकिन वो अगर मित्र, वही मित्र से अगर हमें हानि होगी, नुकसान होगा तो क्या होगा, बहुत भारी होगा। सोचो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल की बहुत बढ़ रही है। पर कि देख सोचो कि यदि जीवन, वो ऐसा अगर मित्र मिल जाए तो जीवन कितना नष्ट होगा, यदि ये जान पहचान के लोग उनसे मनचले युवकों में से निकलने की संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसी मित्रों की संख्या आजकल क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। जिससे हमें क्या होता है, बहुत भारी संख्या में क्या होता है, नुकसान होता है। आगे देखिए, यदि उन सौदों में से निकले जो अमीरों की बुराई और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे मित्र तो हजारों मिलेंगे जो आपको वाह वाह करेंगे, ठीक है, बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। ऐसा मित्र हमें नहीं चाहिए, यानी जो गलियों में कहीं चलिए तो सिगरेट पीते हुए धुआं उड़ाएंगे, ठाठा मारेंगे, गलियों में चलेंगे, ऐसे मूर्खता वाले मित्रता हमें नहीं चाहिए। शुक्र जी कहते हैं ऐसे नवयुवक से बढ़कर शून्य, निसार और शोषणीय जीवन और विकास का है। कहा कि ऐसे मित्रता कोई काम नहीं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निसार यानी जो जीरो के बराबर, निसार और शोषणीय जीवन और किसका है। अगर ऐसा मित्र हो तो समझिए कोई काम का ही नहीं है हमारा जीवन, ठीक है। पर क्योंकि अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर है, क्योंकि उनके अंदर अच्छी बातें है ही नहीं, उनके अंदर अच्छी बातें नहीं है। जो धुआं उड़ाएंगे, सिगरेट का ठट्ठा मारेंगे, वाह वाह करेंगे, वो कौन सा मित्रता, कोई मित्रता नहीं, उनके अंदर अच्छाई है ही नहीं, अगर है भी तो बहुत दूर है, उनके वो अंदर अच्छाई आने में बहुत टाइम लगेगी, ठीक है, कोसों दूर है। कहा उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे मित्र के लिए न कोनो व्यक्ति मतलब कवि हुआ और न कोई महात्मा मतलब सिखाने वाला। यानी कहने का सेंस यहाँ पे शुक्ल जी का ये बात है कि ऐसे अगर मित्रता है इस जीवन में, इस धरती पर, तो उनको सिखाने वाला ना कोई कवि है, ना कोई महात्मा है, ना कोई साधु संत है, ठीक है।
पर उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठती है। और न ही उनके लिए कोई महापुरुष, कोई बड़े बड़े ग्रंथकार, कोई बड़े बड़े विचार, कोई बड़े बढ़िया अच्छी अच्छी बातें बताने वाला कोई ऐसा छोड़ के नहीं गया है कि जो उनको सिखा सके। ठीक है, आगे देखिए। पर उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं। उनके लिए फूल पत्ती, जो फूल पत्ती होती है उनके अंदर कोई सौंदर्य नहीं, सुंदरता नहीं, झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। यानी ऐसा मित्रता जो गलियों में सिगरेट उड़ाते हैं, धुआं उड़ाते हैं, ठट्ठा वाह वाह करने वाले है, मतलब उनको कोई मतलब नहीं होता है। क्या मतलब नहीं होता, किससे मतलब नहीं होता है? यानी उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सुंदरता नहीं दिखता है। वो कहेंगे वो क्या है, बेकार का चीज है। वही बात है, यानी जिनके झरनों में मधुर संगीत का आनंद नहीं होगा, यानी कुछ भी उनके अंदर प्रभावित, बस केवल अपने में मस्त रहेंगे, अगला क्या है कैसा उसे उनको कोई मतलब नहीं। वही शुक्ल जी बताना चाह रहा है कि अंदर क्या है ऐसा कुछ नहीं, ना फूल पत्तियों का सौंदर्य उनको मालूम होगा, ना सागर झरनों की कलकल में मधुर संगीत सुनाई देगा उनको, ना वो सब अच्छा उनको नहीं लगेगा। उनको बस अच्छा ये लगेगा कि हम वाह वाह किसी को करे और सिगरेट पी के धुआं उड़ाए, वही अच्छा लगेगा। ये सब उनको अच्छा नहीं लगेगा, वही बताना चाह रहा है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। उनके अंदर सच्ची शांति कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, सच्ची प्रीति सुख और कोमल हृदय की शांति कभी नहीं मिलेगी। कहा कि जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निशाचे और कुत्सित विचारों से कलुषित है, कहा कि ऐसे मित्र जो जिनके उनका जो इंद्रिया है, ठीक है, वो अपने ही में क्या है, लिप्त है। ठीक है, अपने में ही विलिप्त है। और जिनका हृदय निशाचर, निशाचर मतलब निशाचर की तरह है, समझिए, मतलब नीच है और कुत्सित विचार, इसके अंदर विचार जो है वो क्या है, बेकार है, गंदा विचार है। ठीक है, कलुषित है। ऐसे नासोन्मुख प्राणियों को दिन रात अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस नहीं खाएगा। हालांकि ऐसे मित्र, ऐसे व्यक्ति को जो इनके अंदर ये सब विचार हो, उसको देखकर कौन ऐसा धरती पे व्यक्ति होगा जो तरस नहीं खाएगा कि वाह उसका जीवन तो एकदम बेकार है, वो बहुत नीच है, वो सिगरेट पीता है, वाह वाह करता है, ऐसे करता है। कोई भी तरस खा सकता है। देखिए, तरस न खाए, उससे ऐसे प्राणियों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि हमें उससे ऐसे प्राणियों के साथ नहीं करना चाहिए, यानी ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए। कहा कि मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस, यानी मकदुनिया का एक बादशाह था जिसका नाम था डेमेट्रियस, कभी कभी राज का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। यानी एक जगह है मकदुनिया, वहां का जो बादशाह था उसका नाम था क्या, डेमेट्रियस। कभी कभी अपना अपना राज चलाता था बहुत अच्छा से, लेकिन कभी राज चलाते चलाते वो वहां से सब काम छोड़ के अपने जैसे साथी को 10-5 को बिटोर के लेके जाके क्या करता था, विषय वासना में, यानी नाच गान पियो खाओ ऐश करो, इसमें वो मस्त रहता था। बताइए, एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वो अपने दिन काटा था। एक बार वो राज्य को छोड़ के बीमारी का बहाना बनने का, हमको क्या हो गया, बीमारी हो गई है, और उसी तरह वो दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उसे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। और जब इसी बीच बोला कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है, और वो तो बहाना था और दिन काट रहा था, उसी बीच उसके पिताजी आ गए उसको, और जैसे ही उसके पास पहुंचता देखते हैं उसके अंदर से, उस रूम के अंदर से एक जवान व्यक्ति क्या होता है, बाहर निकलता। हंसमुख जवान कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा, वहीं जब पिताजी अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं, तब डेमेट्रियस ने कहा ज्वर ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। क्या कहता है कि ज्वर ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। देखिए, ज्वर मतलब बुखारी को ज्वर बुखार नहीं कहा जाता है, वो है। तो जब जैसे वो जो था कौन, डेमेट्रियस, कहाँ का राजा, मकदूनिया का राजा था, वो बहाना बनाया था। क्या बहाना बनाया था, बहाना बनाया कि हमको तबीयत खराब है और दिन काट रहा था एक रूम में बैठ के। तब तक उसके पिताजी आ जाते हैं कि सही बात है, चलो देखते हैं तबीयत खराब है कि वैसे ही कर रहा है। कि उसके पिताजी जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि उस रूम के अंदर जो उसका रूम था उसके अंदर से एक हंसमुख व्यक्ति मोटा सा बाहर निकलता है, और बाहर निकलता चला जाता है। देखते हैं भाई क्या बात है, अंदर जाते देखते हैं उसका बेटा, जाते हैं जैसे बेटा देखता है उनको, अपने पिताजी को, तो क्या बात है, ज्वर ने अभी हमको छोड़ा है। नहीं, वो मोटा व्यक्ति अभी अभी छोड़ा है, उसका सेंस था, उसका नहीं सेंस था, उसका मतलब उसका सेंस था कि हमको बुखार अब छोड़ दिया अभी जस्ट। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है।
अभी उसने क्या बोला कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा हाँ ठीक है, और दरवाजे पर मुझे मिला था। यानी समझिए यहाँ पे कॉमेडियन बात भी हो गई। यानी वो बोलता है कि अभी अभी मुझे ज्वर ने छोड़ा, जो मुझे बुखार लगी तबियत था अभी खत्म हो गया, अभी जस्ट खत्म हुआ। तो वही पिताजी कह रहे हाँ हाँ अभी ये खत्म हुआ, जैसे ही अभी अभी तो गया है और हमको रास्ते में दरवाजे पे ही मिला है। यानी वो व्यक्ति की बात वो समझ गया, ठीक है, कि हाँ वो व्यक्तियों को कह रहा है कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। मतलब उसके पिताजी समझे कि जो आदमी निकला रूम से, तो उसके पिताजी समझे वो लड़का जो उनका कहा कौन डेमेट्रियस की ज्वर ने हमें छोड़ा, तो उसके पिताजी समझे हाँ वो रास्ते में हमको मिला था। आगे देखिए, वही करे कि हाँ ठीक है, और दरवाजे पर मुझे मिला था। आगे देखिए आगे, अब देखिए आगे क्या करा कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जो कुसंग का ज्वर होता है वो क्या होता है, सबसे भयानक होता है। या केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो उसके पैरों में बड़ी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिरती जाएगी, और अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति और उठाती रहेगी। देखिए अब एक पैसेज जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक जो पैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बोर्ड एग्जाम में इसको बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें फोकस थोड़ा ज्यादा कीजिएगा। समझिए कि हमारा जो चैप्टर पहला है हिंदी गद्य खंड का, यानी मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसमें मित्रता से बहुत इंपॉर्टेंट हर साल एक क्वेश्चन बनता है पैसेज के लिए आपका 3-4 नंबर का। तो इस पे आप पहला चैप्टर है, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, 1-2 बार देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। वैसे भी हम लास्ट में पैसेज आपको बताएंगे कि कौन इंपॉर्टेंट है, फिर उसको अर्थ व्याख्या संदर्भ सब कुछ हम करके ही दिखाएंगे आपको, ठीक है, उसका टेंशन न लीजिए। फिलहाल इसको समझिए। यानी क्या कह रहा है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब जिसका हम दोस्ती होती है, संगतिया जो होता है वही बड़ा कुसंग। एक होता है अच्छा संग, कुसंग मतलब बेकार संग, यानी साथी जिसके साथ हमारा साथी होता है, यानी हम जिसके साथ रहते हैं वही हो गया कुसंग। तो कुसंग यानी कुसंग मतलब जिसका संगति हुआ है, मतलब जिसके साथ दोस्ती हुआ वो बेकार है, उसी को बोलते हैं कुसंग। जैसे होता है ना कुमार्ग और सुमार्ग। कुमार्ग मतलब हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, सुमार्ग मतलब सुंदर रास्ते पे चल रहा है, सेम वही समझिए। कुसंग मतलब बेकार के साथ संग हो गया, उसी को बोलते हैं कुसंग। तो मैं कह रहा कुसंग का जोर जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत भयानक होता है। यानी जिसको साथी का बेकार साथी का गलत साथी का संग पड़ गया, वो समझिए बहुत भयानक हुआ, ठीक है। उसका जो ज्वर लगा उसको, उसका जो बुखार लगा उसको बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पे बुखार कहने का सेंस नहीं है, यहाँ पे सेंस कहने का ही है कि जब जिसका साथी बना है अगर वो बेकार है तो उसका साथी हमारे लिए बहुत भयानक होगा, ठीक है। क्या करता है उसे नुकसान क्या होता है, ऐसा होता है तो यानी हमारा जो दोस्त मिला, जो हम गलत व्यक्तियों के साथ पकड़ लिए, उसे हमारा नुकसान क्या होता है। देखिए वही नुकसान बता रहा है कि यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता, वह केवल आपका जो नीति होता है और सद्वृत्ति अच्छा भावना होती है उसको ही नाश नहीं करता है। देखिए क्या करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आपके पास जितना बुद्धि होगा ना वो सबको क्या करेगा, नुकसान कर देगा। ऐसा कीड़े आके इसे बैठ रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो वही कहा कि वह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि क्या करता है, बुद्धि का भी क्षय करता है। हमारे अंदर जो बुद्धि होता है उसको भी नुकसान कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यानी क्या बताना चाह रहे हैं शुक्ल जी, यदि किसी युवा पुरुष की संगति यानी उसका संगति यानी जो दोस्ती का भाव होता है वह बुरी होगी तो उसके पैरों में बड़ी चक्की के समान होगी। यानी अगर कौन युवा पुरुष के क्या होगा, युवा पुरुष का जो विचार होगा, जो संगति होगी वो बुरी होगी, तो उसके समझिए कि उसके पैरों में जैसे चक्की बांध दिया जाए तो नहीं चल पाएंगे, चलने में दिक्कत होगी, उसी के समान होगा यदि कोई युवा पुरुष। यानी कहने के समय मान लीजिए हम है और हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त का विचार गलत है, ठीक है, उसका विचार क्या है, गलत है, उसका संगति बुरी है, हम उसकी संगति पकड़ लिए हैं, तो क्या होगा, वो समझिए कि उसको ऐसा हमको महसूस हो कि हमारे पैर में क्या किया गया है, चक्की बांध दिया गया है, तो हम चल नहीं पाएंगे। यानी चक्की बांधेंगे तो हम चलेंगे, चलने में दौड़ने में सब कुछ में दिक्कत होगी। उसी प्रकार शुक्ल जी कहते हैं कि यदि आपकी गलत व्यक्ति से मित्रता हो जाए तो समझिए कि आपके पैरों में चक्की बंधा गया, तो आप न चल पाएंगे, ना होगा, बहुत कुछ नुकसान होगा। आप दिन के दिन आगे नहीं बढ़ेंगे और धीरे धीरे होते जाएंगे, आपके अंदर बुद्धि उद्धि सब खत्म होता जाएगा। शुक्ल जी यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसा संगति हो जाएगा आप, तो वो क्या होगा, उसके पैरों में बड़ी चक्की के समान होगी, कि जो उससे क्या करेगा, दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिरा जाएगी। तो ये बताइए, जब आपका गलत मित्र से संगति हो गया, आप
ना आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आपका बुद्धि भी खत्म होगा, नीति सद्भावना सब कुछ खत्म होने लगा। आप आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, समझिए कि वो आपके पैरों में चक्की बनाएगा, तो आप दिन आगे नहीं बढ़ के दिन प्रत्येक दिन क्या होगा, अवनति की गड्ढे में, उन्नति नहीं अवनति, पीछे की गड्ढे में आप गिरते जाएंगे, आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, और वही मित्र अच्छा होगा तो समझिए कि सहारा देने वाले हाथ के समान बाहु के समान होगा। हाँ चलो तुमसे नहीं होता, हम तुमको ढकेल के लेके चलते हैं, यानी उसको नहीं होने वाला व्यक्ति को उसको आगे पहुंचाएगा, उन्नति के मार्ग पे आगे पहुंचाएगा। जो उस उन्नति की ओर हमेशा क्या करेगी, उठाती जाएगी ऊपर। आगे देखिए, कह रहा इंग्लैंड के विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इंग्लैंड का एक विद्वान था, दूसरा कहानी इसमें बता के समझाते हैं शुक्ल जी कि इंग्लैंड का एक विद्वान था, विद्वान को युवा अवस्था में यानी जब युवा था जवान था तो उसको राज दरबार में जगह नहीं मिला काम करने के लिए, जो भी हो काम करने के लिए जगह नहीं मिला उस इंग्लैंड के उस युवा पुरुष को। इस पर जिंदगी भर वो अपने आप को भाग्य को क्या कहा, सहारता रहा कि हमारा भाग ही है, भाग नहीं है, हमारे नसीब में लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी भर क्या कहा, भाग्य को कोसता रहा, सहारता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं। देखिए शुक्ल जी क्या बताना चाहता है कि वो जो युवा पुरुष था उसको दरबार में जगह नहीं मिली तो उसने भाग्य को कोसता रहा, कर्म नहीं किया बल्कि अपने भाग्य को सके हमारे नसीब में मिल रहा है, नसीब में लिखा होगा, शायद वो कर्म न करता हो तो न मिला हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो वही कह रहे कि कोई जरूरी नहीं होता है, यानी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनको नहीं मिलता है तो अपने भाग्य को कोसता है। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा क्या मानते हैं, दुर्भाग्य मानते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, वो दुर्भाग्य मानते हैं। पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह वहां उसे बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होती है। लेकिन देखिए वही कह रहा है कि बहुत से ऐसे लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे अपना दुर्भाग्य समझते हैं। पर वह अच्छी तरह जानता था, क्या वह युवा पुरुष यह जानता था कि वहां पे केवल बुरे लोगों की संगति है, अगर हम भी उसमें जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो हो सकता है उसके लिए वो दुर्भाग्य समझता हो, लेकिन तो वो अच्छा ही नहीं हुआ कि उस नवा संगति में नहीं पड़ा, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होगी। अब बताइए बुरे व्यक्ति के साथ संगति में जाएंगे तो उसका जो हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, उन्नति में आगे बढ़ने में क्या होगी, बाधक होगी, रुकावट होगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब देखिए बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत ऐसे दोस्त मिलेंगे, आप 5 मिनट के लिए रहेंगे उनके साथ, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समझ में नहीं हम क्या करें। ठीक है, वही बात शुक्ल जी बताना चाहता है कि 5 मिनट के लिए घड़ी भर के लिए आप उसके साथ रहेंगे तो आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें की कही जाती है जो कानों में न पड़नी चाहिए। अब देखिए उतने देर में 5 से 2-4 मिनट में ऐसी बात करेगा जो हम कभी सोचे नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे, तो क्या होगा, हमको डिस्टर्ब होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी, जो कानों में न पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। अब ऐसा बात कहेगा कि कहाँ पता नहीं पड़ा, लेकिन जाके एकदम मन में बैठ गया, चित्त पे एकदम, ठीक है, और चित्त पर जब बैठ गया तो ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसका पवित्रता का क्या हो जाती है, नाश। तो 5 मिनट में बुद्धि भ्रष्ट होकर करेगा, बताइए होगा कि नहीं होगा, एवं होगा। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फुहर की जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ता है उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। अब देखिए शुक्ल जी क्या बताना चाहते हैं, शुक्ल जी कहना ये बात चाहता है कि देखिए बुराई अटल भाव धारण करके बैठे, जब हमारे अंदर बुराई होगा तो एकदम जाके बैठेगा तो एकदम अच्छा से विस्तार से बैठेगा, अच्छाई बहुत कम समय के लिए, विस्तार से नहीं, तनी मनी बैठ के यहाँ और वहां बैठा रहेगा। बुराई जो होगा एकदम विस्तार से बैठेगा। क्यों ऐसा होता है, यानी वही शुक्र जी कहते हैं कि बुरी बातें हमारी धारा में बहुत दिनों तक, यानी जो हमारे अंदर बुरी बातें कहीं सुनते हैं हमारे अंदर होता है तो बहुत ज्यादा दिन तक रहता है, लेकिन वही अच्छाई बात नहीं रहता है। सही बात है, ऐसा होता है। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि हाँ कौन चीज बुरा होगा तो हमको जल्दी याद होगा, और वो बुरा होगा तो हमारे अंदर से जल्दी जाएगा ना, है वही अच्छा बात होगा तो जल्दी से चला जाएगा। वही तरह की इस बात को सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फुहर, अभी गंदा और फुहर गीत जैसा अभी लोग ध्यान क्या होगा, कहीं चलता होगा तो हम सुन लेंगे तो तुरंत ध्यान से जल्दी उतर नहीं करेगा, हमेशा याद रहेगा। वही कह दीजिए पढ़ाई याद करे, पढ़ाई याद होगा जी, नहीं याद होगा, क्या होगा, पढ़ाई आपको लग जाएगा भूल गया। अब वही फुहर गंदा बात हो तो तुरंत याद रहेगा, कई दिनों तक याद रहेगा। वही कह रहा है कि जितनी जल्दी ध्यान पर चलते उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चलती, यानी जितनी जल्दी से कोई अच्छा बात बुरा बात हम सुन लेते हैं, फुहर गाना गीत वगैरह सुन लेते हैं, दिमाग में बढ़ जाता है, उतना जल्दी कोई गंभीर अच्छी बात नहीं बैठती। अरे एक बार मित्र ने मुझसे कहा कि उसे
लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, इसका ध्यान वो लाख चेष्टा करता है कि न आए, पर बार बार आता है। देखिए अब शुक्ल जी कहते कि हमारा मित्र था, वो क्या कहा, हमसे कहा कि एक बार हम छोटे थे तो गलत बात सुन लिए थे, यानी बुरी कहानी सुन लिए थे, जो अभी तक हम लाख चेष्टा करोड़ों बार प्रयास किए कि उसको भूल जाए, पर वो अभी तक भूला नहीं है, वह बार बार याद आ जाता है। अरे भाई बार बार याद करने की सोचता तो याद ये करेगा, तो वही बात है। बात यहाँ से कि वो गलत बात थी तो जल्दी भूलता नहीं, वही अच्छा बात रहता तो भूल जाता। चलिए आगे देखिए। जिसका ध्यान वो लाख चेष्टा करता कि न आए, पर बार बार आता। कह जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठते हैं और बेदती है। अतः अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बना जो अश्लील, अपवित्र और फुहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। देखिए वही बात शुक्ल जी कह रहा है कि वे बार बार हृदय में उठते हैं गलत बातें, ठीक है, बार बार हृदय को बेचती है। अतः ऐसा चीज, यानी हमारे अंदर ऐसा मतलब ऐसा भावना हो कि उस टाइप का व्यक्ति हमारे अंदर अइबे न करे, यानी वो इस प्रकार का मित्र न आए जो क्या करे, ऐसे लोग को कभी साथी न बना जो अश्लील हो, ठीक है, गंदी गंदी बातें हमसे कहे, क्योंकि गंदी गंदी बातें कहेगा तो हमको ज्यादा जल्दी याद रहेगा, अच्छी बातें बताएगा नहीं, तो गंदी गंदी बात बताएगा तो हमको याद रहेगा। तो करेगा जो अश्लील हो, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे, ऐसे मित्र से तुम दूर रहो। शुक्ल जी कहना चाहते कि उससे तो क्या रहो, दूर रहो, उसके पास ऐसा मित्र बनाओ ही नहीं। ऐसा ना हो कि पहले पल तुम उसे एक बहुत समान बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी ऐसा भी होगा कि आप कहीं सोचेंगे चलिए नया नया है तो हो सकता है ऐसा बात कह रहा है, 2-4 दिन हम इसको सुधार देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो आपको अब शुरू में ऐसे कही आते समझिए, आगे चलकर भी करेगा, उसका आदत है, वो कभी छोड़ने वाला नहीं है। सही बात है, जिसके अंदर जो आदत होती है वो कभी छूटता नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, कहा कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहां और कैसे जगह पर पैर रखता है। एडी यानी शुक्ल जी क्या कहता है, शुक्ल जी बताना चाहता है जब कोई व्यक्ति एक बार पैर कीचड़ में रख देता है तो वह नहीं सोचता कि हम पैर कहाँ रखें, कैसे रखें, किस तरह निकालना होता है। एक बार गलत संगति में पड़ गया तो बार बार उसके अंदर यही आएगा, ठीक है। शुक्ल जी यही बात बताना चाहता है। एक बार जब कीचड़ में पैर कोई व्यक्ति डाल दिया तो फिर यह नहीं देखता है कि वह कहाँ कब और कैसी जगह पे पैर रखता है, बार बार वही काम करेगा। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अब अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है, तुम्हारे विवेक कुंठित हो जाएंगे। देखिए जब वही होगा जब हमारे अंदर संगति आ जाएगी, यानी हम एक बार पैर कीचड़ में रख दिए तो क्या क्या होगा, एक बार जब कीचड़ में पैर रख दिए तो देखिए क्या क्या होगा, धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त हो जाएंगे। जो उसके अंदर बुरी बातें होगी उसकी बुरी बातों में हम फंसते चले जाएंगे, ठीक है। वो सब उसके अंदर क्वालिटी हमारे अंदर आने लगेगी। फिर यह नहीं हम देख पाएंगे हाँ, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, ना कोई दिक्कत होगा, और क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है, हम तो काम सही कर रहे हैं, उससे चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारी विवेक कुंठित, तुम्हारा बुद्धि जो होगा वो क्या होगा, कुंठित मतलब रुन्हा जाएगा, यानी बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा, वही कुंठित हो जाएगा। और तुम्हें भले बुरे की पहचान भी नहीं रह पाएगी कि हम कौन अच्छा है कौन खराब है, आप पहचान भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसके नजर में सब व्यक्ति अच्छे दिखते हैं, अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो उसके नजर में सब व्यक्ति क्या होते हैं, बुरे दिखते हैं। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, अंत में क्या होगा, तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, तुम भी हमेशा बुरे बन जाओगे, ठीक है। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है। और शुक्ल जी लास्ट में यानी अंत में यही बताना चाहते हैं कि देखिए हृदय को उज्जवल और निष्कलंक बिना कलंक के रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि तुम बुरी संगति के छूत से बचो, बुरी संगति के जो साथी उसे दूर रहो, उसके साथ न रहो। और यही पुरानी कहावत है और इसी पे एक कहावत बना गया है कि काजल की कोठरी में कैसा ही सयानो जाए, काजल की कोठरी में कैसा ही सयानो जाए, एक लिख काजल की लाग ही पे लागी है। यानी रामचंद्र शुक्ल जी क्या बताना चाहता है कि काजल की कोठरी में यानी करीखा जिसमें लगा हो उसकी कोठरी में कितना हूं होशियार व्यक्ति अगर चला जाए, ठीक है, कि हम जाएंगे तो उसमें करीखा नहीं लगने देंगे अपने शरीर में,
तो कितना होशियार व्यक्ति चला जाए तो एक लिख काजल की लाग ही पे लागी, यानी एक लिख तो जरूर लगिए जाएगा। कितना होशियार व्यक्ति, यानी कहने का सेंस उनका ये है कि देखिए अगर कोई कितना हो अच्छा व्यक्ति हो, कितना हो अच्छा व्यक्ति हो, अगर बुरा व्यक्ति से उसको संगति हो गया तो कितना हो सोचेगा कि हमारा तो हम तो अच्छे हैं, वो ना बुरा है हम अच्छे हैं। लेकिन ना, लोग उसके साथ अगर तुम बैठ के पानी गिलास में ढाल के पानी गिलास में पी तो लोग सोचेंगे वो दारू पीता है, वो दारू पी रहा है, 100% कहेंगे। अगर वो गलत काम कर रहा है, 2 नंबर काम कर रहा है, तो तुमको भी कहेंगे जरूर वो भी काम करता होगा, भले तुम अच्छा हो लेकिन संगति तुम्हारी बुरी हो गई। वही बात कवि एक दोहा के माध्यम से बताया, 2 लाइन के माध्यम से बताया कि काजल की कोठरी में अगर गलत चीज है, यानी करीखा कोठरी में कोई व्यक्ति कितना होशियार चला जाए तो जरूर न जरूर एक लिख लग ही जाता है। वही बात है कि कितना हुआ अच्छा व्यक्ति एक बुरे संगति में पड़ जाए तो जरूर उसका नाम भी आ जाएगा कि वो भी व्यक्ति क्या है, बुरा है। इसी तरह चैप्टर समाप्त होता हुआ, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें पैसेज को, गद्यांश को कैसे हम इसका प्रश्न उत्तर देता है, कैसे संदर्भ लिखता है और कैसे कैसे इसको बनाएंगे। आप ध्यान से जरूर इस वीडियो में आइएगा और कोशिश करेंगे हम कुछ दिनों के बाद लाइव आने के लिए, ये बात याद रखिए। फिर जब तक हम लाइव नहीं है तब तक प्रत्येक चैप्टर का वीडियो आपको बना के देंगे। आपका गद्य का पहला चैप्टर समाप्त हो गया, मित्रता आचार्य रामचंद्र द्वारा जो लिखा गया था। अब इसमें हम प्रश्नों के उत्तर, इसका संदर्भ, अभ्यास, जो पैसेज दिया आता है, जो क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में आता है, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगले वीडियो में, ठीक है। इसको हम कैसे संदर्भ लिखना है, देखिए दिया है ना कि उपयुक्त गद्यांश के नीचे प्रश्न को, तो इसको पढ़ना है, कैसे संदर्भ लिखना, कैसे व्याख्या किया जाता है, ये सब हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बात याद रखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त जिनको जरूरत है उनके पास शेयर कीजिए और बताइए कि हाँ इस चैनल पे इस पढ़ाई होती है, बोर्ड की पढ़ाई होती है, इस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, यानी जैसा भी आप उसको बता सकते हैं। उसको अच्छा लगे या ना लगे उसकी बात उस पर निर्भर है, बट आपको उसको तो बता सकते हैं ना। हाँ, एक चीज और, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो सुप्रीम टारगेट बोर्ड पे आके आप तो पढ़ ही सकते हैं। साथ साथ यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, सामने आके क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप ऑफलाइन बांसी चौराहा जानते ही हैं, तमकुआर और जो गोल्ड जिम है उसके बगल में ही हम लोग का क्लास सेंटर चलता है, वहां पे भी आकर आप ऑफलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस की सब्जेक्ट चलती है, तो 6 से 12 तक सभी विषय पढ़ाई जाती है। लमसम में सभी सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है, सबका तैयारी कराई जाती है, ठीक है। आप वहां पे भी आके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, दोनों के लिए आपका फायदा है। और एक चीज है, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, सोचते हैं आप भी टॉप करें, हमारा भी नाम रोशन हो, हमारे चैनल के माध्यम से बच्चे पढ़े ताकि कुछ न कुछ सीख पाए, उनको आने में यहाँ पे दिक्कत हो रही। तो इतना जब हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं तो आप लोग भी तो थोड़ा सा हम लोग के लिए सहयोग कर सकते हैं। और सहयोग क्या करना है, सहयोग कुछ नहीं करना है, बस दोस्तों के पास शेयर करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेट होगा कि हाँ चलिए हम हमारा पढ़ाई हुआ कोई बच्चा देख तो रहा है, 5, 10, 20 जितना ही है देख तो रहा है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, ताकि हमको ये बात समझ में आए कि हाँ कोई देख रहा है, हमारा मेहनत जो है वो सफल हो रहा है। तब हमको थोड़ा आत्मविश्वास होता है, तो हम लोग और मन से और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही तो कोशिश तो कर ही रहा है, बट कोई देखने वाला होगा तो भी ना उसमें जो कमी होगी उसको ढूंढ सकता है। आप देखिए और बताइए, और हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।